हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा क्या क्लास है? आज का क्लास है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के ऊपर। जो हमारा ये क्लास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने दो क्लास कर रखा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के ऊपर। जो सबसे पहला क्लास था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, उसमें हमने क्या देखा था? रिएक्शन ऑफ मेटल देखा था। किसके साथ? वाटर के साथ देखा था। दूसरे क्लास में हमने क्या देखा? रिएक्शन ऑफ मेटल देखा डाइल्यूट एसिड के साथ। आज तीसरा क्लास में हम क्या देखेंगे? रिएक्शन देखेंगे मेटल का। किसके साथ? सॉल्ट के साथ, या फिर हमें कहना चाहिए सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, ये तीसरा नंबर का रिएक्शन है। दो तरह का रिएक्शन हमने मेटल का देख लिया है। तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ विथ सॉल्ट और सॉल्ट सॉल्यूशन, और सॉल्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्या देखेंगे? रिएक्शन देखेंगे मेटल का। किसके साथ? सॉल्ट के साथ, या फिर हमें कहना चाहिए सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लोग को यह ध्यान रखना है कि कोई मेटल जो है सॉल्ट के साथ या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। मेटल्स मेटल्स shows the displacement reaction, the displacement reaction with salt और salt solution, salt और salt solution। बात आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसको अपनी जगह से हटा दे। अपने जगह से क्या कर दे? हटा दे। एज फॉर एग्जांपल देखिए, आप लोग को समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए नाम का कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, और इधर बीसी तुम्हारा कोई सॉल्ट है। ए हमारा कोई मेटल है और बीसी हमारा क्या है? कोई सॉल्ट है। फाइनल यहाँ पे रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिला कि ये बन गया एसी। क्या बन गया? एसी। और इधर क्या निकल गया? बी निकल गया। एक बार फिर से, ए आपका कोई मेटल था, ये आपका क्या था? कोई मेटल था, ठीक है। और ये बीसी आपका क्या है? कोई साल्ट है, या फिर हमें कहना चाहिए सॉल्ट का सॉल्यूशन है, या फिर हमें कहना चाहिए क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है। ए ने क्या किया? बी को उसके अपने जगह से हटा दिया। मतलब जहां पर बी था वहां पे कौन चला गया? ए चला गया। और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया? एक न्यू सॉल्ट का। किसका फॉर्मेशन हो गया? एक न्यू सॉल्ट का। और एक जो तुम्हारा मेटल है वो क्या हो गया? अलग हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो आपका ये ए नाम का मेटल था, ये मोर रिएक्टिव था। कैसा था? मोर रिएक्टिव था। मोर रिएक्टिव होगा, REACTIV। मोर रिएक्टिव था। किससे ज्यादा रिएक्टिव था? बी से। किससे ज्यादा रिएक्टिव था? बी से ज्यादा रिएक्टिव था। अगर तुम्हारा ए जो है बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तुम्हारा ए बी के जगह पे जा सकता है। या फिर हमें कहना चाहिए, अगर ए तुम्हारा बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ए बी को उसके जगह से हटा सकता है और खुद वहां पे इंटर मार सकता है। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? Metals show the displacement reaction with salt or salt solution. That means here more reactive metal. That means here more reactive metals displaces the less reactive metal. The less reactive metals from their salt और salt solution। एक बार फिर से हमने क्या देखा? हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ? सॉल्ट के साथ, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला पॉइंट, कोई सा भी मेटल सॉल्ट के साथ कैसा रिएक्शन शो करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ए तुम्हारा मोर रिएक्टिव था, और ये जो बीसी सॉल्ट था इसके अंदर जो तुम्हारा बी मेटल है, बी भी तुम्हारा क्या है? मेटल है। बी भी तुम्हारा क्या है? मेटल है। और ये कैसा है? लेस रिएक्टिव है। कैसा है? लेस रिएक्टिव है। कैसा है? लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव है।
तो ए तुम्हारा यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल था और बीसी सॉल्ट के अंदर जो आपका बी है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ए ने क्या किया, बी को उसके जगह से हटा दिया और खुद वहां पे क्या हो गया, इंटर हो गया। मतलब बी को हटाया तो बी अलग हो गया और खुद वहां पे कौन इंटर हो गया, ए हो गया। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वही लिखे हैं, दैट मीन्स हेयर मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट और सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पर कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, उसके जगह से उसको बाहर निकाल देगा उसके सॉल्ट्स या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास रहना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या फिर लेस रिएक्टिव मेटल को उसको उसके जगह से हटा देता है। मतलब उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, रिमूव कर देगा, सेपरेट कर देगा। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बाकी आप लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ के आए होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सभी चीज आप लोग पढ़ करके आए होंगे। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एक्चुअली ये जो आपका टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट और सॉल्ट सॉल्यूशन, इसे भी समझने के लिए हमें क्या देखना होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखना होता है। क्या देखना होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखना होता है। ठीक है, मिटा दें, एक लाइन और देते हैं, एक लाइन और नीचे लिख ही देते हैं। here also we need metal reactivity series to clear its own टॉपिक और कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी हमें किसका जरूरत पड़ने वाला है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत पड़ने वाला है, ताकि हम अपने टॉपिक को, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा तरीके से क्लियर कर सकें। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता था, दो तरह का मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को पढ़ाया गया था। एक था तुम्हारा प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेबरा वाला, और एक कल पढ़ाए थे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आज कौन सा यूज करें, किसी का भी यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पहले वाले का यूज कर लेते हैं। पहला वाला क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू, इसी में लिखना, ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये होता है हमारा क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। पी से हो गया पोटेशियम, पी से हो गया आपका पोटेशियम, अब तक तो याद हो गया होगा। एस से हो गया आपका सोडियम, सी ए से हो गया कैल्शियम, एम से हो गया मैग्नीशियम, एम से आपका हो गया बाबू मैग्नीशियम, ए से हो गया एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से हो गया आपका कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, जेड से हो गया जिंक, आई से हो गया आयरन, टी से हो गया टीन, सिंबल एस एन, अच्छा सिंबल तो उधर लिखना ही है, एल से हो गया लेड, एच से हो गया हाइड्रोजन, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। कॉपर का तो लिखा हुआ है, कॉपर का तो कुछ सोचना ही नहीं भाई। एस से हो गया तुम्हारा सिल्वर, गोल्ड तो लिखा हुआ है, इसके बाद प्लेटिनम, इसके बाद क्या आता है, प्लेटिनम आता है। सिंबल सबका पता होगा अब तक आप लोग को। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया,
जिंक, Fe मतलब आयरन, टीन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, Ca लिख दिया ना, Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, प्लेटिनम का Pt। ये क्या होता है, सिंबल होता है। यहाँ पर जो आपका पोटेशियम होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। और नीचे का जो आपका प्लेटिनम है कैसा होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बाबू? लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव होता है। सेम कहानी यहाँ पर भी, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है? घटता है, मतलब रिएक्शन करने का क्षमता क्या होगा? घटेगा। एज वी मूव टॉप टू बॉटम, then reactivity of the metals is decreases. That means their tendency to perform chemical reaction is decreases। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। ये तुम्हारा कौन सा टॉप वाला पोजीशन, ये आपका बॉटम वाला पोजीशन। यहाँ पे जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे वैसे वैसे मेटल का रिएक्टिविटी घटेगा। मेटल का रिएक्टिविटी घटने का मतलब क्या है? मेटल के पास जो क्षमता है रिएक्शन करने का, रिएक्शन शो करने का, वो क्षमता भी क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बाकी तो आप लोग को पता ही है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है किसकी तरह बिहेव करता है? बॉर्डर की तरह बिहेव करता है। वो सारे के सारे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनका रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होता है, रिएक्शन करने का क्षमता क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। और वो सारे के सारे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिएक्टिविटी कम होता है, मतलब रिएक्शन करने का क्षमता क्या होता है? कम होता है। ये सारा पॉइंट आप लोग को पिछले क्लास में लिखवा दिया गया था, इसलिए आज छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या देखना है, एक नोट पॉइंट और ये टॉपिक खत्म। कोई सा भी मेटल अपने से नीचे प्रेजेंट सारे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। एक बार लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में। कोई भी मेटल्स अपने से नीचे प्रेजेंट सारे मेटल्स को उनके सॉल्ट से या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। कोई सा भी मेटल अपने से नीचे प्रेजेंट सारे मेटल्स को उनके सॉल्ट से या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं आप लोगों के लिए। देखो हम ले लेते हैं पोटेशियम। क्या ले लेते हैं? पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद जैसे सॉल्ट के रूप में हमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। बात आता है कि सर यहाँ पर जो आपका पोटेशियम है वो NaCl में से Na को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हमें कहाँ चला जाना है? रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आप सबसे पहले खोजिए पोटेशियम को। पोटेशियम मिल गया, कहाँ है? सबसे ऊपर है, बैठा हुआ है। उसके बाद खोजना है सोडियम को, कहाँ है? नीचे बैठा हुआ है। बताओ, पोटेशियम ऊपर है, सोडियम कहाँ है? नीचे। वही यहाँ पे लिखा गया कोई सा भी मेटल मतलब यहाँ पे सोडियम की बात हम कर लेते हैं। कोई सा भी मेटल अपने से नीचे प्रेजेंट सारे मेटल्स को उनके सॉल्ट से या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कोई सा भी मेटल जो ऊपर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर प्रेजेंट है, वो अपने से नीचे कोई सा भी मेटल हो जो कि सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट हो, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, उसे डिस्प्लेस कर सकता है, कर देता है। मतलब यहाँ पर जो आपका सोडियम है वो पोटेशियम को, सॉरी, यहाँ पर जो आपका पोटेशियम है वो सोडियम को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पोटेशियम टॉप पे प्रेजेंट है, किसके तुलना में? सोडियम की तुलना में। किसके तुलना में? सोडियम की तुलना में। और वहीं आपका ये सोडियम कहाँ प्रेजेंट है? बॉटम में। किसके तुलना में?
पोटेशियम की तुलना में। जो ऊपर प्रेजेंट होता है उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर जो आपका पोटेशियम है इसका रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। इसका रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। इसका रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। अगर इसका रिएक्टिविटी हाई है तो जाहिर सी बात है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। और फाइनली यहाँ फॉर्मेशन किसका होगा, केसीएल का और किसका, सोडियम का। बताओ, जो तुम्हारा पोटेशियम था वो ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि वो टॉप लेवल पे प्रेजेंट था। जो आपका सोडियम था वो भी रिएक्टिव है लेकिन कम है, किसके तुलना में, पोटेशियम के तुलना में। अब अगर तुम्हारा पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, सोडियम को उसके जगह से हटा देगा, उसके जगह से डिस्प्लेस करेगा। कर भी दिया, क्या बना लिया, केसीएल बना लिया, और क्या बना लिया, सोडियम का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना कि ये तुम्हारा सोडियम आ गया, इधर से तुम्हारा क्या आ गया, केसीएल आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखना है तुम्हें किसको, सबसे पहले देखो सोडियम को। सोडियम कहाँ प्रेजेंट, सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद देखना है पोटेशियम को। पोटेशियम आपका कहाँ प्रेजेंट है, टॉप लेवल पे। कहाँ प्रेजेंट है, टॉप लेवल पे। सोचो, जो तुम्हारा पोटेशियम है वो ऊपर प्रेजेंट है और सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। मतलब इस केस में जो आपका सोडियम का रिएक्टिविटी है, जो आपका सोडियम का क्या है, रिएक्टिविटी है, इज लेस, क्या है, लेस है, एज कंपेयर टू, किसके तुलना में, पोटेशियम के तुलना में, एज कंपेयर टू पोटेशियम, एज कंपेयर टू पोटेशियम। अब अगर सोडियम का रिएक्टिविटी कम है, सोडियम का रिएक्शन करने का क्षमता कम है, किससे, पोटेशियम से, तो क्या आपका ये सोडियम कभी पोटेशियम को उसके जगह से हटा पाएगा, कभी हटा नहीं पाएगा। मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। यहां तक नोट करना चाहते हैं नोट करिए, फिलहाल हम केवल इधर का हिस्सा मिटाने जा रहे हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। बस यही टॉपिक था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। बात करते हैं आयरन का। किसका बात कर लेते हैं हम लोग, आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन का। ठीक है, इधर आ जाता है कॉपर सल्फेट। क्या आता है, कॉपर सल्फेट, Cu लिखे, कॉपर सल्फेट। फाइनली यहाँ पे रिएक्शन होता है। अब सोचो ये रिएक्शन होगा भी या फिर नहीं होगा, सबसे पहले इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, आयरन। आयरन को खोजिए, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा क्या प्रेजेंट है, आयरन। उसके बाद हमें क्या सर्च करना है, कॉपर को सर्च करना है। कॉपर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। सोचो जो आपका आयरन है वो कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है, मतलब आयरन का रिएक्टिविटी कैसा, हाई। इसका रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। रिएक्टिविटी इज हाई, किसके तुलना में, हाई, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू कॉपर, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो ये रिएक्शन क्या होगा, हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आयरन है इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। मतलब जो आपका आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। और डिस्प्लेस करने के बाद क्या बना लेगा, FeSO4, और क्या बना लेगा, Cu, और क्या बना लेगा, Cu। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। इतना चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पे अगर कहानी चेंज कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, इधर तुम्हारा कॉपर और इधर तुम्हारा क्या हो जाए, FeSO4, क्या हो जाए, FeSO4 लिख करके दे दे और बोले रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सारा डिसीजन कहां से होता है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज से होता है। कहां से होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से होता है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, कॉपर ढूंढना है। यहाँ पे कॉपर हमें मिला, ठीक है। उसके बाद क्या सर्च करना है, आयरन को सर्च करना है। आयरन हमें यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब देखो जो तुम्हारा कॉपर है वो कहाँ प्रेजेंट है, आयरन से नीचे। कहाँ प्रेजेंट है, आयरन से नीचे। आयरन से नीचे प्रेजेंट है, मतलब कॉपर का रिएक्टिविटी कम है। क्या है, कम है। यहाँ पे कॉपर का रिएक्टिविटी क्या है, कम है, लेस रिएक्टिव है। क्या है बाबू, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू Fe। किसके तुलना में, Fe के तुलना में, आयरन के तुलना में। किसके तुलना में, आयरन के तुलना में। अगर तुम्हारा कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन के तुलना में, तो क्या ये तुम्हारा कॉपर कभी आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, उसके सॉल्ट से या फिर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कभी डिस्प्लेस करने वाला नहीं है। मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन। इस तरह से हमें क्या करना है, ये सीखना है, ये जानना है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहां तक नोट करिए। एक एग्जांपल और देते हैं, हो गया, चलिए।
चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, आखिरी एग्जांपल। यहाँ पे हमने ले लिया आयरन, क्या ले लिया? आयरन। और इधर हमने ले लिया जिंक सल्फेट, ZnSO4 ले लिया। सबसे पहला बात, रिएक्शन होगा भी या फिर नहीं होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आयरन। जो अकेले प्रेजेंट होता है उसको सबसे पहले सर्च करिए। यहाँ पे क्या मिल गया हमें? आयरन मिल गया। इसके बाद ढूंढना है जिंक को। किसको ढूंढना है? जिंक को। जिंक कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर। कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर। अगर आपका जिंक ऊपर प्रेजेंट है मतलब जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसके तुलना में? आयरन के तुलना में। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका आयरन है उसका रिएक्टिविटी क्या है? कम है। आयरन का रिएक्टिविटी कम है, किसके तुलना में? जिंक के तुलना में। मतलब यहाँ पे आयरन तुम्हारा क्या हो गया? लेस रिएक्टिव हो गया। क्या हो गया? लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। एज कंपेयर टू जिंक। जो आपका आयरन है क्या है? वो लेस रिएक्टिव है, किसके तुलना में? जिंक के तुलना में। अगर तुम्हारा आयरन लेस रिएक्टिव होगा जिंक के तुलना में तो क्या ये रिएक्शन कभी हो सकता है? कभी होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। लेकिन इसी के कहानी में थोड़ा चेंजिंग लाया जाए ऐसे करके, ठीक है? यहाँ पे क्या लाया जाए? चेंजिंग लाया जाए। अगर जिंक इधर आ जाए और इधर तुम्हारा FeSO4 हो जाए, क्या हो जाए? FeSO4 हो जाए। अब रिएक्शन हो जाएगा। अब हमें देखना है जिंक को। जिंक कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। आयरन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। मतलब जो आपका जिंक है वो आयरन से ऊपर प्रेजेंट है। जिंक आयरन से ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जिंक का रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज्यादा है। जिंक का रिएक्टिविटी क्या है? आयरन से ज्यादा है। यहाँ पे जिंक क्या है आपका? मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन से क्या है बाबू? ज्यादा है। आयरन से क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर जिंक का रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है तो ये रिएक्शन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? ZnSO4 का। और किसका? Fe का। आयरन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से हमें काफी सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं और ज्यादा एग्जाम्पल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? इस चीज को एक बार इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसी चीज को यहां भी लिख देते हैं और करके इंग्लिश में। मेटल्स displaces all the metals, metal displaces लिखना, metal displaces all the metal which is present below them, which is present below them from their salt or from their salt or salt solution। इंग्लिश में भी हो गया। कोई सा भी मेटल उन सारे मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा, उन सारे मेटल्स को उनके स्थान से हटा देगा जो कि उनके नीचे प्रेजेंट है। ये तुम्हारा सोडियम है, ये किसको किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, जिंक को, आयरन को, टिन को, लेड को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम, सबको डिस्प्लेस करेगा। उसी तरह से बात कर लेते हैं जिंक का। किसको डिस्प्लेस करेगा? आयरन को, टिन को, लेड को, कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को। जिंक किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा? अपने से ऊपर वाले को कभी डिस्प्लेस करने वाला नहीं है। यहां पर लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। कोई भी मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल को उनके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कोई सा भी मेटल अपने से ऊपर वाले कोई भी मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? जिंक कभी एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एल्युमिनियम कभी भी तुम्हारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम के साल्ट को डिस्प्लेस करने वाला नहीं है। कॉपर
कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, कॉपर कभी भी एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन एल्युमिनियम कॉपर को जरूर डिस्प्लेस कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट और सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, हो गया, चलो आगे चलते हैं। इधर का केवल मिटाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का हमें आगे भी थोड़ा सा भी जरूरत है, मिटा देंगे तो फिर से बनाना पड़ेगा हमें। चलिए समझिएगा, अगला चौथा नंबर का रिएक्शन है रिएक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल का रिएक्शन करवाना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहला बात, कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटल ऑक्साइड का, या फिर हमें कहना चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आप लोगों को पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। कैसा नेचर का? बेसिक नेचर का। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होता था? एसिडिक ऑक्साइड का होता था, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, वेनेडियम का ऑक्साइड हो गया, और किसका ऑक्साइड था? मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया। किसका ऑक्साइड हो गया? मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, कोई सा भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटेलिक ऑक्साइड का। ऑल मेटल्स ऐसे लिखना, जनरली ऑल मेटल्स कंबाइन और react with oxygen to form metallic oxide और oxide of metals कोई सा भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटेलिक ऑक्साइड का, या फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल्स का। एज फॉर एग्जांपल देखो, देते चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया? सोडियम ऑक्साइड का। Na2O क्या कर लिया? फॉर्मेशन कर लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, तुम बात करो पोटेशियम का। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन करेगा? K2O का। किसका फॉर्मेशन करेगा? K2O का। कोई दिक्कत है? हाँ तभी ना। इसके बाद बात कर लेते हैं किसका हम लोग? कैल्शियम का। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया? कैल्शियम ऑक्साइड का। इसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन कर लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इधर का जितना भी है सब के सब क्या है? मेटल है। ये सब का सब क्या है? मेटल है। और ये हर जगह पे क्या लिखा हुआ? ऑक्सीजन लिखा हुआ है। मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और फाइनली किसका फॉर्मेशन कर लिया? मेटेलिक ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन कर लिया? मेटेलिक ऑक्साइड का। कोई दिक्कत है? हाँ है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो सभी के सभी आमतौर पे कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब उनका बिहेवियर किसकी तरह होता है? बेस की तरह। किसकी तरह? बेस की तरह होता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में लिख देते हैं। जनरली ऑलमोस्ट ऑल metallic oxide is basic in nature. That means इसको मिटा दे थोड़ा सा। that means they have tendency to form base. मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? आमतौर पे सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब वो किसका फॉर्मेशन कर सकता है? बेस का फॉर्मेशन कर सकता है। बेस की फॉर्मेशन करने की क्षमता उसके अंदर है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा कि ब्लू को रेड में करेगा?
हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना, इधर का नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो चलो फिलहाल इसको मिटाते हैं केवल अभी। ये एग्जाम्पल मिटा रहा है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा। सबसे पहला पॉइंट, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लगभग सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब उनका बिहेवियर किसकी तरह होता है, बेस की तरह होता है। नोट पॉइंट, बेस आपका क्या करता है, बेस कन्वर्ट्स, बेस कन्वर्ट्स किसको कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। किसमें कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। पहले ही पढ़ाए थे, एक बार फिर से पढ़ा दिए। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखना, पहले ही पढ़ाए थे, एक बार फिर से पढ़ाते हैं। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है। आमतौर पे सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का। जैसे आता है तुम्हारा क्रोमियम का ऑक्साइड, जैसे बात कर लेते हैं Mn2O7, मैग्नीज का ऑक्साइड, जैसे बात कर लेते हैं V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये सभी के सभी कैसे होते हैं, सो एसिडिक नेचर, सो एसिडिक बिहेवियर, सो एसिडिक बिहेवियर, बिहेवियर एंड दे ऑल आर मेटेलिक ऑक्साइड, एंड दे ऑल आर मेटेलिक ऑक्साइड। ये सभी के सभी मेटेलिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, लेकिन इनका बिहेवियर कैसा है, एसिडिक नेचर का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये चीजें आप लोग को पहले ही पढ़ाया गया था, एक बार फिर से पढ़ा दिया गया है। इसके पहले एक चीज आप लोग को और पढ़ाया गया था कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एम्पोथेरिक नेचर का होता है, मतलब एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वैसा ऑक्साइड जिसका बिहेवियर दोनों की तरह हो, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, उसे क्या कहते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कोई सा भी वैसा मेटल जो कि जिसका कि ऑक्साइड एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे, उस ऑक्साइड को, उस मेटेलिक ऑक्साइड को एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हो गया, इधर का मिटाते हैं। चलिए समझिए, नोट पढ़ करके, सम मेटेलिक ऑक्साइड, सम मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स कर लेना, आर आर एम्पोथेरिक इन नेचर। वी कैन से डेट, हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से डेट some metals forms the एम्पोथेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड एम्पोथेरिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के, एम्पोथेरिक नेचर के। एम्पोथेरिक नेचर का होने का मतलब क्या है, वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि कुछ मेटल एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बात आता है कि सर एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। दोज मेटेलिक ऑक्साइड, दोज मेटेलिक ऑक्साइड which have property, which have property of both of both of both of both acid as well as base called
कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। मतलब वैसा मेटेलिक ऑक्साइड जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टी हो, एसिड का भी प्रॉपर्टी और बेस का भी प्रॉपर्टी, उस तरह के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका एम्पोथेरिक ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? दोनों के साथ। ये अगर तुम्हारा कोई एम्पोथेरिक ऑक्साइड है, सामने कोई एसिड आएगा उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, और सामने कोई बेस आएगा तो उसके साथ भी क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। एम्पोथेरिक ऑक्साइड performs the chemical reaction with both acid as well as base। एम्पोथेरिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ भी करेगा और बेस के साथ भी करेगा। एक बार फिर से, एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? कुछ वैसा मेटेलिक ऑक्साइड होता है जिसके पास एसिड का भी नेचर होता है और बेस का भी नेचर होता है, उसे एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। एम्पोथेरिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। आगे चलते हैं। एक आता है एम्पोथेरिक मेटल। क्या आता है? एम्पोथेरिक मेटल। वैसा मेटल जो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है उसे एम्पोथेरिक मेटल के नाम से जानते हैं। वैसा मेटल जो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है उसे क्या कहते हैं? एम्पोथेरिक मेटल के नाम से जानते हैं। कहीं लिख देते हैं नीचे वाला मिटा करके। those metals which forms the एम्पोथेरिक ऑक्साइड called एम्पोथेरिक मेटल। कोई भी वैसा मेटल जो कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसके पास क्षमता एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने का, उसे क्या कहते हैं? एम्पोथेरिक मेटल के नाम से जानते हैं। ये चीजें ध्यान रखना है। दुनिया का कोई सा भी मेटल हो जाए, अगर वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर करने का क्षमता रखता है तो उस मेटल को क्या कहेंगे? एम्पोथेरिक मेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पोथेरिक मेटल्स कहेंगे। बात कर लेते इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल का। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। some metallic oxide are एम्पोथेरिक इन नेचर, वी कैन से दैट some metals form एम्पोथेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है एम्पोथेरिक नेचर का होता है, मतलब कुछ मेटल्स के पास ये क्षमता होता है कि वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सके। बात आता है कि सर एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा कौन कौन? पिछले क्लास में पढ़ाया तो एक बार फिर से पढ़ा दे रहे, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के केस में क्या क्या आएगा? तुम्हारा जिंक ऑक्साइड एक एम्पोथेरिक ऑक्साइड है, और यहाँ पर जो जिंक है वो कैसा मेटल है? एम्पोथेरिक मेटल है। तुम बात कर लो बेरिलियम ऑक्साइड का, तुम बात कर लो एल्युमिनियम ऑक्साइड का, गैलियम ऑक्साइड ETC, ये सारे के सारे कैसे हैं? एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ये सब के सब क्या है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड। इतना इंफॉर्मेशन आप लोग को ध्यान रखना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के केस में। इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। ये आपका चौथा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। मिटाते हैं, केवल इधर का ही मिटाना है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है। 5वां नंबर का रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल ऑक्साइड, विथ मेटेलिक ऑक्साइड। यहां पर भी किस तरह का रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह का रिएक्शन हम देखे थे ना मेटल का सॉल्ट के साथ या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, उसी तरह का रिएक्शन हमें कहां देखना है? यहाँ पर मेटल का
मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटल का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। यहां पर भी क्या होगा, हेयर ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन will occurs. Here also displacement reaction will occurs. That means that means that means more reactive metals displaces the less reactive metals from their ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर जो आपका रिएक्शन होगा मेटल का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, वो भी कैसा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब यहां पर भी जो आपका मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कहां से, उनके ऑक्साइड से। देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका क्या देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, कैल्शियम के साथ। किसके साथ, कैल्शियम के साथ हमने इसका रिएक्शन करवा दिया। बात आता है कि रिएक्शन होगा भी फिर या फिर नहीं होगा। सबसे पहले यही जानना है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम को ढूंढे, यहाँ पे कैल्शियम मिल गया। इसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ है, नीचे प्रेजेंट है। मतलब कैल्शियम ऊपर है, मैग्नीशियम कहाँ है, नीचे है। अगर कैल्शियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है, मतलब कैल्शियम का रिएक्टिविटी हाई है, रिएक्टिविटी इज हाई एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। किसके तुलना में, मैग्नीशियम के तुलना में। मतलब मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है और कैल्शियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम को उसके जगह डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, मार के भगाएगा उसको, और किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, और बेचारा मैग्नीशियम साइड हो गया। कोई दिक्कत है, हाँ तो नहीं ना। लेकिन यही कहानी अगर तुम्हारा ऐसा हो जाता है, ये मैग्नीशियम और ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम को ढूंढना है। मैग्नीशियम कहां प्रेजेंट है, यहाँ पे। कैल्शियम कहां प्रेजेंट है, ऊपर में। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कहां प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, और कैल्शियम कहां प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है। अगर मैग्नीशियम नीचे प्रेजेंट है, किससे, कैल्शियम से, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कम होगा। क्या होगा, कम होगा। किसके तुलना में, कैल्शियम के तुलना में। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। किसके तुलना में, एज कंपेयर टू कैल्शियम। किसके तुलना में, कैल्शियम के तुलना में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर तुम्हारा मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है कैल्शियम के तुलना में, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। यहाँ पे किसी तरह कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। इस तरह चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटेलिक ऑक्साइड में कि किस तरह का रिएक्शन शो करेगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर भी सारा खेल किसके अकॉर्डिंग खेला जाएगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही खेला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा। कहां से, उनके ऑक्साइड से। कहां से, उनके ऑक्साइड से। कैल्शियम मोर रिएक्टिव मेटल्स था, वो डिस्प्लेस किया किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को, मतलब मैग्नीशियम को। कहां से, मैग्नीशियम के ऑक्साइड से। कहां से, मैग्नीशियम के ऑक्साइड से। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। इतना इंफॉर्मेशन आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए समझिएगा, एक एग्जांपल और देते हैं। बात कर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का और किसका, मैग्नीशियम का। किसका बात कर लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का और मैग्नीशियम का। ऐसे लिखते हैं, इधर लिखो मैग्नीशियम, इधर तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड। सबसे पहला बात, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। मैग्नीशियम को ढूंढे, मैग्नीशियम यहाँ पे मिल गई, हमारा क्या है, मैग्नीशियम। कॉपर कहाँ प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। मतलब मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी हाई है, रिएक्टिविटी इज हाई एज कंपेयर टू कॉपर।
अगर मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कॉपर के तुलना में, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम कॉपर को क्या करेगा, मार के भगाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और कॉपर को अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मेटल का रिएक्टिविटी, यहाँ पे मेटल के रूप में जो आपका मैग्नीशियम है, इसका रिएक्टिविटी कॉपर से क्या था, ज्यादा था। लेकिन दूसरा कंडीशन, अगर ऐसा हो जाए, ये तुम्हारा कॉपर हो जाए, इधर तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाए, सबसे पहला बात, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले ढूंढो कॉपर कहाँ है, नीचे है, मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर है। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो तुम्हारा कॉपर है ये नीचे प्रेजेंट है, किससे, मैग्नीशियम से। अगर कॉपर मैग्नीशियम से नीचे प्रेजेंट है तो इस कॉपर का रिएक्टिविटी कम है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या है बाबू, लेस रिएक्टिव है। किसके तुलना में, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। किसके तुलना में, मैग्नीशियम के तुलना में इसका रिएक्टिविटी कम है, ये लेस रिएक्टिव है। अगर तुम्हारा कॉपर लेस रिएक्टिव होगा तो क्या वो मैग्नीशियम को उसके जगह से हटा पाएगा, कभी नहीं हटा पाएगा। ये रिएक्शन होने वाला नहीं है, नो रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक है ना। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। यहां तक नोट करिएगा पूरा का पूरा, इस बार पूरा इरेज करना है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग लगाना, रिएक्शन विथ क्लोरीन। कैमा नंबर का है, चौथा पांचवा, जो भी अपने हिसाब से नंबरिंग देखिएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा नंबर का होगा। रिएक्शन विथ क्लोरीन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिएक्शन देखना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। देखो सबसे पहले रिएक्शन ही दिखा देते हैं, सबसे पहले रिएक्शन ही दिखा देते हैं। ये तुम्हारा सोडियम बाबू मेटल्स हो गया, ये तुम्हारा क्लोरीन हो गया, आपस में रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये फॉर्मेशन कर लिया तुम्हारा सोडियम क्लोराइड का। किसका फॉर्मेशन कर लिया, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सब्जी वगैरह में, घर में टेबल पर जो साल्ट रखा होता है वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है। दूसरा, Mg का रिएक्शन करवा दिए क्लोरीन के साथ। ये क्या है, क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन है, CHLORIN, क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्या बना लिया, MgCl2। मतलब ये बना लिया तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ले लीजिए कैल्शियम, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, फाइनली किसका फॉर्मेशन कर लिया, CaCl2। मतलब ये बना लिया तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना लिया, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया। एक चीज तो क्लियर हो गया, और भी बहुत सारा एग्जांपल होगा कि कोई सा भी मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक क्लोराइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक क्लोराइड का। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना। सबसे पहला पॉइंट यही होगा, जनरली all metals reacts with chlorine to form the metallic chloride, कोई दिक्कत है हाँ तक ना। या फिर कह सकते हैं क्लोराइड ऑफ मेटल्स, क्लोराइड ऑफ मेटल्स, कोई दिक्कत है हाँ तक ना।
याद रखिएगा, ये जो आपका मेटेलिक क्लोराइड या फिर क्लोराइड ऑफ मेटल्स, ये होता क्या है? सॉल्ट होता है। क्या होता है बाबू? सॉल्ट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद एक चीज पूछिएगा कि मेटेलिक क्लोराइड होता कैसा है? आयनिक क्लोराइड होता है। कैसा क्लोराइड होता है? आयनिक क्लोराइड होता है, या फिर हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड होता है। आयनिक क्लोराइड का आपसे पूछेगा, एक तरह से नेचर पूछेगा। क्या पूछेगा? नेचर पूछेगा। ये आयनिक क्लोराइड होता है। कैसा होता है? आयनिक क्लोराइड होता है। आयोनिक क्लोराइड को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ पर जो आपका Na है और जो आपका Cl है, इसके बीच क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बीच क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड प्रेजेंट है। और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्योंकि NaCl के केस में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मेटेलिक क्लोराइड बना है वो कैसा नेचर का? आयनिक नेचर का है। कैसा नेचर का? आयनिक नेचर का है। मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आयनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बात आता है सर आयनिक क्लोराइड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। चलो कर देते हैं, फील दे देते हैं। फील अपन लोग का बात है फील वाला। जब तक टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में नहीं है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फील दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं NaCl को। किसको लेते हैं? NaCl। ऐसे कि NaCl हवा में नहीं बन गया। ठीक है, कहीं से Na आया होगा, कहीं से Na आया होगा। ये सबसे पहले कन्वर्ट हुआ होगा Na प्लस में। किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? Na प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? उसी तरह से ये तुम्हारा Cl2 है। ये तुम्हारा क्या है? Cl2 है। ये सबसे पहले कन्वर्ट हुआ होगा Cl में। किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? Cl में। आगे चल करके ये Cl किस में कन्वर्ट हो गया होगा? Cl माइनस में। किस में कन्वर्ट हुआ होगा? Cl माइनस में। एक बार फिर से एग्जाम्पल के तौर पे हमने NaCl को ले लिया। सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ होगा? ये जो आपका सोडियम है, ये खुद को कन्वर्ट किया होगा Na प्लस में। किसमें कन्वर्ट किया होगा? Na प्लस में। कैसे? बाई लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। बाई लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बेचारा इस वाले फॉर्म में गया होगा। बाई लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस बनाया होगा। उसके बाद जो आपका Cl2 है, क्लोरीन कौन से फॉर्म में रहता है? गैस के फॉर्म में रहता है। ये सबसे पहले Cl वाले फॉर्म में गया होगा, मतलब एटम्स वाले फॉर्म में गया होगा। इसके बाद वो किसका फॉर्मेशन कर लिया? Cl माइनस का। कैसे? बाई गेन द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेचारा इस वाले फॉर्म में आया होगा। जब Na तुम्हारा Na प्लस के फॉर्म में चला गया और Cl2 फाइनली कौन से फॉर्म में चला गया? Cl माइनस के फॉर्म में चला गया। मतलब अब जो तुम्हारा Na प्लस है ये आयंस हो गया। ये क्या हो गया? आयंस हो गया। और किसका आयंस हो गया? सोडियम का आयंस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? सोडियम आयंस हो गया। सोडियम आयंस हो गया। और ये Cl माइनस क्या बना लिया? क्लोराइड आयंस बना लिया। क्या बना लिया? क्लोराइड आयंस बना लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब देखो दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है? अपोजिट चार्ज। कैसा चार्ज है? अपोजिट चार्ज। एक के ऊपर प्लस तो दूसरे के ऊपर माइनस। हम सभी लोगों को पता है कहीं पर भी अगर पॉजिटिव हो और नेगेटिव अपोजिट चार्ज होता है तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे अट्रैक्शन के रूप में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर फोर्स के रूप में क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? फाइनली इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या लगना शुरू हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या लगना शुरू हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जहां पर भी बॉन्ड किसके मदद से बना हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मदद से बना हो, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और जहां पर भी बॉन्ड आयंस के बीच बना उसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मतलब केमिस्ट्री के अंदर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। एक बार फिर से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस के फॉर्म में गया। फाइनली क्लोरीन भी कौन से फॉर्म में चला गया? Cl माइनस के फॉर्म में चला गया। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब ये तुम्हारा Na प्लस क्या है? सोडियम के आयंस है। और Cl माइनस क्या है? क्लोराइड के आयंस है।
हमें पता है दो अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है और इस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अपोजिट चार्ज है, एक के ऊपर प्लस तो दूसरे के ऊपर माइनस। अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ए डबल टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन ऊपर लिख देते हैं वरना ये कटेगा। फोर्स ऑफ कैसे लिखूं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत दिक्कत है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जहां पर भी दो अपोजिट चार्ज होगा, एक के ऊपर प्लस तो दूसरे के ऊपर माइनस, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसे कौन सा फोर्स कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि दो सिमिलर चार्ज के बीच, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इन दोनों के बीच क्या लगता है? रिपल्शन होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जहां पे रिपल्शन होता है वहां पे कौन सा काम करेगा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला। हमेशा ध्यान रखना, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन वाला होगा और उस फोर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से दो सिमिलर चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा कहलाता है? रिपल्सन वाला फोर्स कहलाता है, क्योंकि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे आयंस के ऊपर कैसा चार्ज था? अपोजिट चार्ज। कौन सा चार्ज था? अपोजिट चार्ज था। यहाँ पर भी कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कोई चीज आपस में बंध गया है, कोई चीज आपस में जुड़ गया है, किसी चीज के बीच बॉन्ड बन गया है, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कौन से बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये बना किसके किसके बीच? दो आयंस के बीच। किसके बीच? दो आयंस के बीच। इसी कारण से इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को और क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और क्योंकि NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, यही कारण है कि जो हमारा NaCl है इसे आयनिक क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आयनिक क्लोराइड कहते हैं। सिमिलर इसी तरह से जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे। बॉन्ड किसके बीच बन रहा होगा? आयंस के बीच बन रहा होगा। कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा। इसी कारण से ये जो MgCl2 ये भी कैसा क्लोराइड है? आयनिक क्लोराइड। कैसा क्लोराइड? आयोनिक क्लोराइड। उसी तरह से बात कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। किसका बात कर लेते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का। ये जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है इसमें भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा होगा? आयंस के बीच बन रहा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। और क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर भी जो बॉन्ड बन रहा है वो आयंस के बीच बन रहा है, इसीलिए हम कैल्शियम क्लोराइड को भी क्या कहेंगे? आयनिक क्लोराइड के नाम से जानेंगे। ये था आपका पूरा का पूरा स्टोरी किसका? रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल्स का। किसका था? रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल्स का। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं। मिटा दें? बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अगला हमें क्या देखना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जिस तरह से हम रिएक्शन देखे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसका, मेटल्स का, उसी तरह से अगला बार हमें क्या देखना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, किसका, मेटल्स का। अगला हेडिंग लगेगा 7वां नंबर का, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसका, ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिएक्शन देखना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सबसे पहला बात, सारे के सारे मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। कुछ रिएक्टिव मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। टॉपिक हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं हाइड्रोजन का किसके साथ, मेटल्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, ऑल मेटल्स, बढ़िया से लिखते हैं यार, all metals never reacts with हाइड्रोजन। सारे के सारे मेटल कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। बात आता है कि सर रिएक्शन करेगा कौन, कुछ रिएक्टिव मेटल्स। कौन करेगा, कुछ रिएक्टिव मेटल्स, only few reactive metals, only few reactive metals perform the reaction with hydrogen to form metallic hydrides, or हाइड्राइड ऑफ मेटल्स। जिस तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन किया था, मेटेलिक क्लोराइड का, या फिर किसका फॉर्मेशन किया था, क्लोराइड ऑफ मेटल्स का। जिस तरह से मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है या फिर क्लोराइड ऑफ मेटल्स का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह से कुछ रिएक्टिव मेटल्स, कौन सा मेटल, कुछ रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक हाइड्राइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक हाइड्राइड का, या फिर कहना चाहिए हाइड्राइड ऑफ मेटल्स का। यहाँ पर कौन कौन सा मेटल इस तरह का कारनामा करता है, 3-4 नाम याद ध्यान रखना है आप लोगों को। 3-4 नाम क्या करना है, याद रखना है। जैसे सबसे पहले बात आता है लिथियम का, इसके बाद बात आता है पोटेशियम का, इसके बाद बात आता है लिथियम का, सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, इसके बाद बात आता है कैल्शियम का। ये 4 नाम आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, सारे के सारे मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। कुछ रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, या फिर हमें कहना चाहिए हाइड्राइड ऑफ मेटल्स का फॉर्मेशन करता है। उन कुछ महारथियों का क्या क्या नाम है, लिथियम नाम है, सोडियम नाम है, पोटेशियम नाम है, और क्या नाम है, कैल्शियम नाम है। यहाँ पर आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैग्नीशियम भी काफी रिएक्टिव होता है। यहाँ पे और क्या हो सकता है, मैग्नीशियम वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, बात आता है सर रिएक्शन करेगा कैसे, सिमिलर तरह से रिएक्शन करेगा, कोई नया तरीका से रिएक्शन करेगा। ये तुम्हारा लिथियम है, H2 के साथ रिएक्शन कर लिया, फाइनली किसका फॉर्मेशन कर लिया, LiH का। इसे कहते हैं लिथियम हाइड्राइड, इसे क्या कहते हैं, लिथियम हाइड्राइड कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना। उसी तरह से बात कर लेते हैं सोडियम का, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। ठीक है, रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, सोडियम हाइड्राइड का। हम फिर से लिथियम हाइड्राइड ही लिखे जा रहे थे, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लिया, सोडियम हाइड्राइड का, सोडियम हाइड्राइड का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद तीसरा नंबर पे बात कर लेते हैं, पोटेशियम का रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन के साथ, किसका फॉर्मेशन कर लिया, KH का फॉर्मेशन कर लिया। हम यहाँ पे फॉर्मेशन करवा लिए किसका, पोटेशियम हाइड्राइड का। किसका फॉर्मेशन करवा लिया, पोटेशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करवा लिया। इसके बाद बात आता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और किसका फॉर्मेशन कर लिया, CaH2 का। किसका फॉर्मेशन कर लिया, CaH2। मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मेशन करवाया कैल्शियम हाइड्राइड का। किसका फॉर्मेशन कर लिया, कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम H2 के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, MgH2 का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मेशन करवा लिया मैग्नीशियम हाइड्राइड का। किसका फॉर्मेशन कर लिया, मैग्नीशियम हाइड्राइड का। तो इस तरह से आपका कुछ रिएक्शन होता है किसका, मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ, मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ। जब भी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक हाइड्राइड का या फिर हाइड्राइड ऑफ मेटल्स का फॉर्मेशन करेगा। सारे के सारे मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है, कुछ रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। यहाँ पर एक बात ये भी आता है कि जो आपका मेटेलिक हाइड्राइड है या फिर हाइड्राइड ऑफ मेटल्स है, उसका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का, आयनिक नेचर का। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। मतलब जो मेटेलिक हाइड्राइड है वो कैसा हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है, या फिर हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड, इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड। यहाँ पर हमने बात किया मेटेलिक हाइड्राइड का, मेटेलिक हाइड्राइड का, मेटेलिक हाइड्राइड का। जिस तरह से मेटेलिक क्लोराइड का नेचर कैसा था, आयनिक नेचर का था या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का था, उसी तरह से ये जो तुम्हारा मेटेलिक हाइड्राइड है इसका नेचर पूछेगा। इसका क्या पूछेगा आपसे, नेचर पूछेगा। इसका क्या पूछेगा आपसे, नेचर पूछेगा। इसका क्या पूछेगा आपसे, नेचर पूछेगा। इसका नेचर कैसा होता है, आयोनिक हाइड्राइड होता है। कैसा होता है, आयोनिक हाइड्राइड होता है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड होता है। बात आता है आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि मेटेलिक हाइड्राइड के केस में भी जो बॉन्ड बनता है वो आयंस के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, आयंस के बीच बनता है, जिस तरह का कहानी इसके पिछले बार में था। ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड में भी जो बॉन्ड बनता है किसके बीच बनता है, आयंस के बीच बनता है। आयंस के बीच बनने वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहां तक नोट करो, थोड़ा सा और समझा देते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं आज का। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ऊपर मिटाते हैं, नीचे रहने देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलिए। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। किसका एग्जांपल ले लेते हैं, LiH का, लिथियम हाइड्राइड का। ये कट रहा होगा भाई। ये लिथियम हाइड्राइड हो गया। क्या हो गया, लिथियम हाइड्राइड हो गया। हमने कह दिया ये लिथियम हाइड्राइड क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड है। ये लिथियम हाइड्राइड क्या है, मेटेलिक हाइड्राइड है, मेटेलिक हाइड्राइड है। लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका हमने जानना चाहा नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, ये जो नेचर होता है अपने पास जो नेचर रखता है वो आयोनिक नेचर का होता है। मतलब ये मेटेलिक हाइड्राइड कैसा है, आयोनिक हाइड्राइड है। कैसा हाइड्राइड है, आयोनिक हाइड्राइड। या फिर इसी को और हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड कहा जा सकता है। बात आता है सर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। देखो फील देख लेते हैं कि वास्तविक ये कैसे बना होगा, कैसे इसका निर्माण हुआ होगा। ये तुम्हारा कहीं लिथियम रहा होगा। सबसे पहले इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया होगा बेचारा, लूज किया होगा। और क्या बना लिया होगा, Li माइनस। क्या बनाया होगा, Li माइनस। कहीं पे तुम्हारा लिथियम था वो कौन से फॉर्म में चला गया, Li माइनस वाले फॉर्म में चला गया। कैसे, बाई लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, उसी तरह से ये तुम्हारा कहीं से हाइड्रोजन था। ठीक है, ये सबसे पहले H हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारा कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ये सबसे पहले इसमें चला गया, एटम्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एटम्स के फॉर्म में। इसके बाद इसने कहा चला गया, H माइनस में। किसमें चला गया, H माइनस। सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, लूज कर तो उसको प्लस चार्ज। ठीक है, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और कौन से फॉर्म में चला गया, Li प्लस वाले फॉर्म में चला गया। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन होता है नेगेटिव चार्ज आता है। ये सबसे पहले हाइड्रोजन गैस किसमें चला गया, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में चला गया। फिर किसमें चला गया, H माइनस के फॉर्म में। कैसे, बाई गेन द वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हाथ मारा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं झपट्टा मारा और किसमें चला गया, H माइनस के फॉर्म में चला गया। अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नाउ हमारे पास प्रेजेंट है Li प्लस और क्या प्रेजेंट है, H माइनस। ठीक है,
ये तुम्हारा क्या है, लिथियम आयंस, LiTHium, लिथियम आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये H-, ये हाइड्रोजन का आयंस है। किसका आयंस है? हाइड्रोजन का आयंस है। इसी का एक स्पेशल नाम दिया जाता है हाइड्राइड आयंस। क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयंस। इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं बाबू? हाइड्राइड आयंस। हाइड्राइड आयंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज है। एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। कौन सा अट्रैक्शन वाले फोर्स? चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर अपोजिट चार्ज है तो वहां पे अट्रैक्शन होगा, मतलब वहां पर जो फाइनली फोर्स लगेगा वो कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से अगर दो सिमिलर चार्ज रहा, ऐसे ऐसे पीछे ही बताए थे ना अभी, हाँ, इन दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर दो चार्जेस के बीच रिपल्शन हो रहा है, मतलब वहां पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और वहां पे फोर्स के रूप में कौन काम करेगा? ELECTRO इलेक्ट्रो स्टैटिक, अच्छा से लिखते हैं, नहीं तो सही तो है, फिर से लिख दें। इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहां पर देखिए, एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है? अपोजिट है। अपोजिट चार्ज है तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। केमिस्ट्री के अंदर किसी भी केमिकल स्पीशीज के अंदर अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, यहाँ पर जो क्या बना है? बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बना है? आयंस के बीच बना है। लिथियम आयंस और हाइड्राइड आयंस के बीच बना है। इसी कारण से इसी इलेक्ट्रोवैलेंट का अदर नेम क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। वैसा बॉन्ड जो आयंस के बीच बने उसे क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आगे आप लोग को एक चीज ये भी पता चलेगा कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है या फिर जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये हमेशा कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन। कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट बिटवीन। किसके बीच प्रेजेंट होगा? थोड़ा सा नीचे का और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, बस ये वाला। किसके बीच प्रेजेंट होगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। किसके बीच? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच प्रेजेंट होगा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच क्या होगा बाबू? ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। जब भी तुम्हारा हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या फिर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहला बात, सारा का सारा मेटल कभी रिएक्शन करता ही नहीं है हाइड्रोजन के साथ। कुछ रिएक्टिव मेटल्स क्या करता है? रिएक्शन करेगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटेलिक हाइड्राइड का या फिर हाइड्राइड ऑफ मेटल्स का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। आप कह सकते हैं कि यहां पर भी किसका फॉर्मेशन होता है? आयोनिक हाइड्राइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? आयोनिक हाइड्राइड का यहां पर भी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। और कोई सा भी वैसा कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड है, इसी तरह तुम्हारा क्या है? लिथियम हाइड्राइड है। इन सभी के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर हमें कहना चाहिए आयनिक बॉन्ड। सोडियम हाइड्राइड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पोटेशियम हाइड्राइड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? आयनिक बॉन्ड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? आयनिक बॉन्ड या तो फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्राइड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? आयनिक बॉन्ड या तो फिर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस, कोई सा भी वैसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो केमिस्ट्री के अंदर, उसे आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नोट पॉइंट करके लिख देते हैं नीचे का मिटा करके। हो गया, इरेज कर देते हैं नीचे का। चलो आगे चलते हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे और सब कुछ समझ में आएगा।
प्रॉपर टाइम देते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक को खींच करके बहुत तेज निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। नोट पॉइंट, एनी केमिकल स्पेसिस, एनी केमिकल स्पेसिस और कंपाउंड और कंपाउंड्स in chemistry which have ionic bond or electrovalent bond called ionic compound, या फिर इसी को और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। केमिस्ट्री के अंदर कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस, कोई सा भी वैसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आयनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारा है तुम्हारा NaCl, इसके अंदर भी आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसीलिए ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड हो गया। NaH सोडियम हाइड्राइड ETC कर लो, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसी कारण से ये भी तुम्हारा क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।